हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज क्लास 10th में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका फर्स्ट चैप्टर का है वन शॉट यानी वीडियो होने वाला है। इसमें जो है एक ही वीडियो में इसका ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या लघु उत्तरीय प्रश्न जितना बनेगा उसको एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आंसर जितना बनेगा क्वेश्चन आंसर उसको एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ईजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत है और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को फुल तैयारी कराया जाएगा और गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इस चैनल से आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर लाइएगा बिहार बोर्ड में एग्जाम में जो 2027 एग्जाम में देने वाले हैं। यदि आप भी 2027 में क्लास 10th या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को आज सब्सक्राइब करके रख लीजिए और एग्ज़ाम के बाद मिलिएगा, ज़रूर कहिएगा इस चैनल नहीं होते तो आज बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए होते। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि दोनों खुश रहें। इसलिए इस चैनल के माध्यम से इसमें जो है सबका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा और डिटेल में मैथमेटिक्स चाहे ऑल सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा। इसलिए चलिए आज इस वीडियो में के माध्यम से देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका क्वेश्चन आंसर 2 लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें क्या था, लेक्चर वाइज लेक्चर किए थे जिसमें पूरा फुल चैप्टर पढ़ाया गया है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछा जाता है, यदि आप दोनों वीडियो नहीं देखें, देखना चाहते उसको देख लीजिए। लेक्चर वाइज लेक्चर यही थंबनेल मिलेगा उसमें, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। और इसमें ये तीसरा वीडियो होने वाला है जिसमें क्या होगा कि इसमें लेक्चर 3 इसको जिसको हम बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें क्या क्वेश्चन आंसर ऑन जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर जितना पूछा जाता है इतिहास से, इन्हें बोल रहे हैं पूरा इतिहास से, फर्स्ट चैप्टर से, यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से रहेगा। तो आप लोग यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो इस चैप्टर को देखिए, ऐसे डिजाइन किया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। एकदम 0 लेवल से लेकर चलेंगे हाई लेवल तक। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आता है क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद को अच्छे तरीके से समझेंगे कि देश के प्रति जो अपना देश होता है, जैसे मेरा भारत देश है, देश के प्रति जितना प्रेम का भावना है, लगाव है भावना, उसके उसी को एकता का भावना जो होता है उसी वही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कि देश के प्रति प्रेम का भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में इसको देखेंगे क्या है, जैसे किताब सब में होता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक एवं सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनता है, उसकी को क्या कहते हैं, बनाती है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको यदि शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग, इसको लगा सकते हैं VVI क्वेश्चन। VVI का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह याद करें, ये नहीं भोरे भोरे याद करें, वो नहीं। VVI का मतलब हाँ वो भी हो कि सुबह सुबह याद कर ले, अच्छा रहेगा। मेटरनिक युग क्या है, VVI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MVVI भी लगा सकते हैं, इसको जो लगाना लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेटरनिक युग यहाँ है कि मेटरनिक युग जो मेटरनिक जो था मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसको याद रखिएगा आप लोग, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मेटरनिक जो था 1815 से लेकर 1848 तक किसमें, यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 से 1848 तक के काल को किसका कहा जाता है, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फर्स्ट लाइन याद रखिएगा, मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक क्या क्या यूरोप में अपनी राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए इसको क्या कहा था, इसलिए 1815 से 1848 तक के काल को क्या कहा जाता, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको वीडियो को जो आप लोग एक काम कर दीजिएगा, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए इसमें दूसरा देखते हैं, वियना संधि के द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। वियना संधि के द्वारा जो संधि
संधि हुआ वियना संधि, उसके बाद क्या लाए गए मुख्य परिवर्तन, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया, उस क्या थे ये क्वेश्चन पहले यदि आप लोग समझ जाइएगा ना तो इतिहास में जो कुछ नहीं है इसको तो आप लोग भाषा की तरफ पढ़ के लिख सकते हैं। आप लोग जो है इतिहास को बहुत भारी मानते हैं, इसको जो है मेरे साथ जुड़ के पढ़िए। देखिए इतिहास तो एकदम भाषा कहानी की तरह लगने, इतिहास क्या पहले जो हुआ था उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद है कि वियना संधि, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला कि वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। वियना संधि द्वारा ये वाला किए क्या नहीं किया ना, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, पहले इसको कर लेते हैं। सो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो फर्स्ट में 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पे, 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, बैठक जिससे सम्मेलन बुलाया गया, जिसे किसके नाम से जाना था, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें ये भी पूछा जाएगा वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में हुआ। इसको किस नाम से जाना था वियना सम्मेलन को, 1815 में। ये जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन जो बुलाया गया उसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 1815 में हुआ था। इसको याद रखिएगा आप लोग, 1815 में नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ के वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया। ऑस्ट्रिया का चांसलर अभी तुरंत पढ़ाया आप लोग को कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। तो क्या वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने की। किसने किया, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था उसका, कि गणतंत्र का विरोध करके, गणतंत्र का विरोध करके फिर से वो लाना चाहता था राजतंत्र, राजाओं का राज, राजतंत्र का पुनः स्थापना करना था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। क्या 3 लाइन इसको अच्छे से तरीके से देखना कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। कब, 1815 में की राजधानी में वियना में जो एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको हम किस नाम से जाना जाते हैं, तो वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। इसका किसी भी मीटिंग का भी कुछ भी होता है उसका एक अध्यक्ष होता है, तो क्या होता है, इसका अध्यक्षता किसने की, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने की। उसके बाद वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, दोनों लिख लिए कि इसका अध्यक्ष कौन था, कब हुआ, दोनों 1815 में कहाँ हुआ था, तो राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ था जिसका वियना के नाम से जाना जाता। उसके बाद इसका उद्देश्य था, एक मीटिंग रखने का भी एक तो उद्देश्य होता है किस लिए रखा गया है, तो उसका एक उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना। इसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था, गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना, इसका उद्देश्य था। उसके बाद है वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे, तो इसमें परिवर्तन क्या क्या लाए वियना संधि द्वारा, तो वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या, परिवर्तन निम्नलिखित थे। मतलब निम्नलिखित यानी लिखेंगे इसमें नीचे है, फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। फर्स्ट में क्या हुआ, फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर, फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना करके लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। क्या क्या, फ्रांस में बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना करके लुई 18वां को कहाँ का, फ्रांस का राजा बना दिया गया। वाह। उसके बाद है इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली जो था उसको मेटरनिक ने क्या क्या, कई राज्यों में, छोटे बड़े राज्य में विभाजित कर दिया। उसके बाद जर्मनी में 39 रियासत संघ का कायम रहा, जिस पर क्या था, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। जिस पर किसका अधिकार स्थापित किया गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF भी मिले हमको, यदि आप चाहते हैं कि इसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाने में, स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत हो रही है, इसका PDF भी लेना चाहते हैं आप लोग, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आप लोग 9153927008। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, इस पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, क्या है 9153927008। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आपको फुल PDF मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, आप लोग को इसको डाउट ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। डाउट ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कुछ भी, कोई भी सवाल, चाहे मैथ का हो, 10th 12 11 जहाँ का भी सवाल हो, कंपटीशन का भी कोई सवाल हो, ये नहीं बन रहा, इसको भेजिए, डाउट ग्रुप में भेजिए। इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे मिट गया क्या, लिखिएगा 9153927008। इस नंबर पे आप जुड़ के जो है अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस नंबर से जुड़ के क्या करना है आपको, व्हाट्सअप मैसेज करना, हाय कि सर
या फिर भैया इस नंबर पे हमको जोड़ दीजिए, इससे जो है हमको डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या फिर इसका PDF चाहिए, जो भी चाहिए इस क्वेश्चन नंबर पे आके मैसेज कीजिए आप और तुरंत उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस था, उसका 2 उपलब्धियां बताना हम लोग को, वियना कांग्रेस का 2 उपलब्धियां बताना। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है, इसको ऐसे लिखेंगे कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटरनिक ने फ्रांस में बुर्बोंवंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिए। तो उसमें भी पढ़े अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन, पुरातन व्यवस्था में क्या क्या पुनर्स्थापना कर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने क्या किया? फ्रांस में बुर्बोंवंश का पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को क्या किया? फ्रांस का राजा बना दिया गया। उसके बाद 2 नंबर में है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। इसका सेकंड क्या? कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। मेटरनिक 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की विरोधी था। क्या था? मेटरनिक जो था फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। उसमें हर तरह से प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता का भावना नहीं हो, यानी देश के प्रति प्रेम का ये जो है ना खत्म कर दिया इटली और जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? क्या था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। स्वर्णिम और मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने। किसने किया? शॉर्ट में आंसर लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको घुमा फिरा के नहीं लिखना है, आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट में है लाइन में कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने क्या है विरोधियों को खुश करने के लिए किया। किसके लिए क्या? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया। वाह। उसके बाद लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप जो था उदारवादी शासक था। वह अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया। वो क्या वह अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? गीजो को नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त? इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो गीजो जो क्या था? जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था नेता। उसके बाद 1848 की क्रांति पढ़ेंगे, ये भी VVI क्वेश्चन है। जितना इसमें देख रहे हैं हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। इस वीडियो को जो है आप लोग वीडियो नहीं अपना जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ऑनलाइन जिसमें पैसा दे के पढ़ते हैं उसको भी इसी तरह से लीजिएगा इस वीडियो को, जिसमें लाए हैं क्या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। इसमें पढ़ेंगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 2013, 14, 19, 20, 22, 24 कितना बार पूछा गया। इसको जो है आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। इसमें सब PYQ क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग को, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। क्या है? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। उसके बाद लुई फिलिप, इसका आंसर जो है जाएगा लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अभी तुरंत पढ़े, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था भाई साहब, क्या था जो नियुक्त किया था किस पे? प्रधानमंत्री पद पर किसको? गीजो को। जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वह किसी भी तरह से वैधानिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोध था। वो किसी भी मतलब जो है किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारकों का विरोध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ दिया। लुई फिलिप ने किसका साथ दिया? जो पूंजीपति वर्ग का साथ दिया। उसके बाद है पूंजीपति वर्ग का साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं थे। उसके बाद क्या था? उसके पास जो है किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं थे, और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। क्या था? उसको ना ही उसे विदेश नीति में किसी भी तरह की सफलता हासिल हो रही थी, ना ही किसी। तो उसके बाद है उसके शासनकाल में जो उसके शासनकाल में जो था क्या हो रहा था? गीजो के
देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी आने लगे, व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजों को आलोचना होने लगी। इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। इसके कारण से ही 1848 में जो है फ्रांस में क्रांति हुआ। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था। चलिए इसको पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के क्या भूमिका था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के क्या भूमिका था। तो सबसे बड़ा बाधक तो यही था भैया, क्या है, इटली और जर्मनी में एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली के, उसके बाद पढ़ें, इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किस? इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। मेजनी जो था इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। लेकिन मेटरनिख ने क्या किया? नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून, कार्लसवाद और आदेश द्वारा दबा दिया। उसके बाद पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में का गठन किया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। कब? 1806 में नेपोलियन ने जर्मन राइन राज का निर्माण किया। नेपोलियन में क्या था? नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम का परिधि से क्या निकलकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे क्या हुआ? जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रस्ताव हुआ। समझ में आ गया होगा उपलोग जो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसमें, मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, मेजनी कौन था। उसके बाद मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। क्या था? मेजनी जो था साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। कौन? मेजनी। उसके बाद है, मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी जो था कार्बोनरी नामक गुप्त दल का एक सदस्य था। उसके बाद है, मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। क्या किया था? 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। उसके बाद है, गेरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। 11 नंबर क्वेश्चन होने वाला है आप लोग सबके बीच कि गेरिबाल्डी कार्य की चर्चा करें। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेरिबाल्डी जो था क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स के आक्रमण पर वहाँ गणतंत्र का स्थापना किया। क्या क्या? नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ क्या क्या? गणतंत्र का स्थापना किया। गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की, गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने की क्या क्या योजना बनाई, तो काबूर ने रोम रक्षा करने के लिए, जब गेरिबाल्डी जो है ना उस पर आक्रमण करने के, रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाया कि उस पर आक्रमण करना है, तब वहाँ के क्या काबूर ने क्या किया? रोम की रक्षा के लिए क्या किया? अपनी सेना भेज दिया वहाँ पे। उसी बीच इस दोनों का क्या हुआ? इस दोनों का क्या मुलाकात भी हुआ होगा। देखो इसी बीच क्या हुआ? दोनों का भेंट हो गया, भेज दी गई, जिससे गेरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुए। और वह दक्षिणी इटली, जो दक्षिण में इटली को जीते हुए क्षेत्र को किस विक्टर एमैनुअल को दे दिया। इस तरह गेरिबाल्डी का सहयोग इटली का एकीकरण से संभव हो गया। इसी सहयोग से क्या हुआ? इटली का एकीकरण संभव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्या है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में जो है उसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था, उसका क्या क्या बाधाएं थी। उसमें देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी निम्नलिखित थी। क्या है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी, यानी लिखा है कि जर्मनी जो है 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हुआ। 300, सोच सकते हैं आप लोग, 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। उत्तरी जर्मनी क्या था, प्रोटेस्ट, और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में क्या था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। इसलिए किसी भी देश में जो है ना, देश के प्रति जब तक प्रेम जो है ना, देश के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो इसमें क्या था, देश के प्रति राष्ट्रवाद जो है ना, प्रेम की भावना का अभाव था। इसलिए जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इसका संभव एकीकरण में बाधाएं यही सब थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जालबेरिन का गठन क्यों हुआ। जालबेरिन का गठन क्यों हुआ। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। जालबेरिन ने क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। किसको, क्षेत्रीय आदत को जो है कुचल कर किसका बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विलियम प्रथम का बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। क्या था, बोला कि जर्मनी विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण, यानी इसके बिना, विलियम जो प्रथम था इसके बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। तो देखेंगे कि विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। वो जानता था, क्या जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना, जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को नहीं हराइएगा आप लोग, तो तब तक क्या है, जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। कौन जानता था, विलियम प्रथम जानता था। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क को क्या चांसलर नियुक्त किया। विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। क्या उसके बाद क्या था, ये जानता था कि इस सब दोनों के बीच जब तक नहीं हराएंगे तब तक एकीकरण नहीं होगा। तो उसके बाद इसने क्या विलियम ने चांसलर इसको बना दिया, चांसलर नियुक्त किया। उसके बाद विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। आया समझ में आप लोग को सही से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस 2012, 14, 16 में पूछा जाता है। 2027 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो क्या है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, क्या तरीका अपनाया। तो इसको पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोक नीति अपनाई थी। क्या अपनाया था, रक्त एवं लोक नीति अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। किसका मानना था, बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना का इसका जो है एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। उम्मीद है कि आप लोग जो है 15 क्वेश्चन, इसका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद को सब समझ में आया होगा। इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो नंबर जो दिया गया फिर से देते एक बार 9153927008, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आप लोग को PDF जरूर मिल जाएगी। उसके बाद इसको जो है यूरोप में राष्ट्रवाद क्लियर हो गया, हमको जो चैप्टर था अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको फिजिक्स में हम लोग अभी तो नहीं पढ़े, साइंस में जो है उसका हर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस में करना है। सोशल साइंस में ये जो फर्स्ट चैप्टर हो गया इतिहास में, उसके बाद सेकंड चैप्टर इसका कर लेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे होगा आप लोग को। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, यदि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक से जो इसमें सब्जेक्ट है 10th में जितना बुक है सबका यदि फुल सिलेबस के साथ पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो इस चैनल से माध्यम से जुड़िए और इस चैनल को अपने दोस्तों में फैलाइए और
इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाइएगा, क्योंकि अभी चैनल छोटा है। इसको यदि थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइएगा तब आप लोग को ही और सुविधा दे सकते हैं। अभी देखिए आप लोग जो कोई ऐप पर पढ़ाता होगा उतना तो आप लोग को यहाँ हम फ्री में करा रहे हैं। और कभी यदि इस तरह आप लोग इस प्यार बना के रखिएगा तो उम्मीद है कि इसको जो हम सब इसी में कराने का प्रयास करेंगे। तो PDF भी फ्री मिलेगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नंबर पे जो दिए उसको कांटेक्ट कीजिए और PDF लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आप लोग लाड़ प्यार बनाए रहिए, उसके लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।